Hello students. So today the book in my hand is The Living World, a book of science and technology of DAV School for class 6, and I am going to discuss the chapter number 10, Work and Energy. तो बच्चों मैं आज जो बात करूंगा, आज जो लेक्चर डिस्कस करने वाला हूं वो है वर्क और एनर्जी के बारे में। वर्क समझते हो ना आप? वर्क का मतलब होता है काम, और कोई भी काम करने के लिए हमें क्या चाहिए? वी नीड एनर्जी टू डू दैट, है ना? तो आज हम लोग इसी के बारे में बात करेंगे। वी ऑल यूज द टर्म वर्क वेरी ऑफन इन आवर डेली लाइफ. However, the meaning of this term in science is not quite the same as in our daily uses. तो बच्चों ऐसा है कि हम सब लोग बोलचाल में अक्सर बातें करते हैं वर्क वर्क। आप सब भी बातें करते हो ना, होम वर्क, क्लास वर्क, मुझे पहले स्कूल का वर्क पूरा करना है, फिर उसके बाद मैं खेलने जा सकूँगा। मम्मी नाश्ते के लिए बुलाती है तो बोलते कि नहीं अभी मैं वर्क कर रहा हूँ। तो ये जो शब्द है वर्क, इसका साइंस में हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो हम लोग वर्क वर्क अक्सर बातें करते हैं उससे थोड़ा अलग हट करके इसका मतलब होता है। ए स्टूडेंट सिटिंग ऑन ए चेयर मे फील दैट ही हैज़ डन ए लॉट ऑफ वर्क बाय स्टडीइंग ए होल चैप्टर ऑफ द बुक. द साइंस मीनिंग ऑफ द टर्म वर्क however tells us that the work done by the student in such a case is zero. तो है ना बड़ी इंटरेस्टिंग बात कि अगर कोई स्टूडेंट एक कुर्सी पर बैठ करके घंटे 2 घंटे में कहता है कि मैंने बहुत सारा काम किया, आई हैव डन लॉट ऑफ वर्क, कैसे? बाय स्टडीइंग ए होल चैप्टर ऑफ द बुक. सपोज करो कि उसने यही चैप्टर रीड किया, वर्क एंड एनर्जी, ये 7-8 पेजेस का है, तो आधे घंटे में उसने इस चैप्टर को रीड किया और वो स्टूडेंट कहता है कि आई हैव डन ए लॉट ऑफ वर्क, मैंने बहुत बड़ा काम किया, बहुत सारा काम किया. लेकिन अगर हम साइंटिफिक मीनिंग की बात करें तो ये तो काम हुआ ही नहीं, उसका जो काम है वो तो साइंस के हिसाब से जीरो कहलाएगा. तो यही बताना चाहता था मैं कि किस तरीके से वर्ड WORK वर्क, ये जो शब्द है ये हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अलग है, इसके मायने अलग हैं और साइंस में इसका मतलब अलग है. तो आज हम लोग यही देखेंगे कि आखिर साइंस में वर्क का मतलब होता क्या है. सो व्हाट देन इज द साइंटिफिक मीनिंग अटैच्ड टू द टर्म वर्क? टू अंडरस्टैंड दिस लेट अस रिकॉल सम ऑफ द कंसेप्ट्स एंड आइडियाज दैट वी हैव लर्नड अर्लियर. तो इसी चीज़ को जानने के लिए कि भाई आखिर इस वर्क का साइंटिफिक मीनिंग क्या है, क्या चीज़ इसके पीछे छिपी हुई है, हम इसे समझने के लिए थोड़ा सा अपना वो कंसेप्ट इस्तेमाल करेंगे जो हम लोगों ने पहले पढ़ा है पीछे के क्लासेज में, पीछे के चैप्टर्स में से, और तब हम ये समझ पाएंगे, सीख पाएंगे कि आखिर वर्क का मतलब क्या होता है साइंस में. वी हैव लर्न दैट ए फोर्स कैन मेक ए बॉडी मूव. हम लोगों ने ये सीखा है ना कि हम बल लगा करके, फोर्स लगा करके किसी भी चीज़ की पोजीशन चेंज कर सकते हैं, उसे एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं. वी कैन रिप्लेस इट, वी कैन चेंज द ओरिजिनल पोजीशन ऑफ दिस ऑब्जेक्ट. So when this happens, the body get displaced from its original position. We then also say that the applied force has done some work on the body. तो अगर ऐसा होता है कि हम किसी चीज़ पर फोर्स लगाएं और वो चीज़ अपनी पोजीशन चेंज कर लेती है, एक जगह से दूसरी जगह चली जाती है. एक कुर्सी है जिसे मैं उठा करके टेबल के कमरे के एक कोने से दूसरे कोने में रख देता हूँ, तो क्या हो रहा है? पोजीशन ऑफ द चेयर इज गेटिंग चेंज्ड, उसकी जगह कमरे में बदल रही है. तो इस केस में ये जो डिस्प्लेसमेंट है, किसी भी चीज़ का एक जगह से दूसरी जगह होना, ये वर्क कहलाता है. और उस पर जो हम फोर्स लगाते हैं, यही फोर्स इस काम को पूरा करता है. अच्छा, अब हम लोग देख रहे हैं कि पेज नंबर 157 पर नीचे बॉटम साइड में 2 पिक्चर्स हैं. एक बच्चा है, वो अपने हाथों से एक बड़े से पेड़, कहो कि बरगद का पेड़ है, मैंगो ट्री है, जामुन ट्री है, उसकी तना पर हाथ से फोर्स लगा रहा है, बल प्रयोग कर रहा है. और एक दूसरा बच्चा है जो किसी डब्बे को, बड़े से डब्बे को
सड़क पर या सरफेस पर, फ्लोर पर रख करके उस पर बल लगा रहा है। अब क्या होगा यहाँ पे कि जो बच्चा पेड़ के तने पर धक्का दे रहा है हाथ से, तो पेड़ की पोजीशन तो चेंज होगी नहीं, उसमें तो कोई डिस्प्लेसमेंट होगा ही नहीं, देयर विल बी नो चेंज ऑफ पोजीशन एट ऑल। जबकि दूसरा बच्चा जो एक डब्बे को धक्का दे रहा है, देयर विल बी चेंज ऑफ पोजीशन, वहाँ पर डिस्प्लेसमेंट होगा। वो डब्बा जमीन के साथ में, सरफेस के साथ में थोड़ी सी रगड़ खाएगा, लेकिन वो अपनी पोजीशन चेंज करेगा, एक जगह से दूसरी जगह चला जाएगा। तो क्या हो रहा है यहाँ पर, द चाइल्ड इज पुशिंग ए ट्री बट ही इज नॉट एबल टू मूव इट सो दैट देयर विल बी नो वर्क। जो बच्चा पेड़ के तने पर फोर्स लगा रहा है लेकिन उसकी जगह को चेंज नहीं कर पा रहा, उसके बारे में कहेंगे कि उसने कोई काम नहीं किया, भले ही वो पसीने पसीने हो जाए, थक थक के चूर हो जाए, क्योंकि पेड़ की पोजीशन में कोई डिस्प्लेसमेंट हुआ ही नहीं। सो हियर इज नो वर्क सेट टू बी डन, नो वर्क इज सेट टू बी डन, कोई काम नहीं हुआ। लेकिन दूसरी तस्वीर में क्या है कि वहाँ पर जब एक बच्चा एक डब्बे को, एक बॉक्स को पुश कर रहा है और वो सक्सेसफुल हो जाता है उस डब्बे की पोजीशन को चेंज करने में, सो हियर इज ए वर्क, ही हैज कंप्लीटेड द वर्क, है ना। सो वर्क इज रिगार्डेड एज हैविंग बीन डन इन दिस केस। तो इस तरीके से डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉक्स कैन बी कैटेगराइज्ड एज वर्क डन। ठीक है, तो साइंस में हम लोग ऐसे ही कहते हैं। इसे थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके अगर एक डेफिनेशन की बात करें, सो वर्क इज डन बाय ए फोर्स ओनली व्हेन दिस फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी प्रोड्यूसेस सम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी इन इट्स ओन डायरेक्शन। तो अगर हम किसी चीज़ पर फोर्स लगाते हैं तो उसकी जगह, उसकी दिशा में अगर हम कोई चेंज कर पाते हैं तो ये वर्क कहलाएगा। नाउ वी विल डिस्कस व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग द वर्क डन, कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं, चीज़ें हैं जो हमारे काम को होने दे सकती हैं या नहीं होने दे सकती हैं। इट इज ईजी टू रियलाइज दैट द वर्क डन बाय ए गिवन फोर्स डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर्स नेमली। तो ये जो चीज़ है कि हमने कोई काम किया, हमने फोर्स लगाया, तो हमारा काम हुआ या नहीं हुआ, ये दो चीज़ों पर डिपेंड करेगा कि हाउ मच फोर्स वी हैव अप्लाइड, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ द फोर्स अप्लाइड, कि हम लोगों ने कितना बल लगाया, कितना फोर्स लगाया। एंड द सेकेंड पॉइंट इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट प्रोड्यूस्ड बाय द अप्लाइड फोर्स, कि हमने जो फोर्स लगाया तो उसकी वजह से उस चीज़ में, उस ऑब्जेक्ट की जगह में, लोकेशन में कितना बड़ा चेंज आया। वो एक जगह से दूसरी जगह खिसक करके जाती है तो इसके बीच में डिस्टेंस क्या है, कितनी दूरी है ना। लेट अस सपोज वी हैव टू कार्स ए एंड बी बोथ हैविंग ए मास ऑफ 50 kg। हम लोग मान लेते हैं कि हमारे पास में दो गाड़ियां हैं ए और बी, और दोनों का वजन जो है वो 50 किलो ईच है। Let the same push be used to displace cart A through a distance of 1 kilometer in the direction of push applied and an identical cart B through a distance of 2 kilometers। तो अब हमें क्या करना है कि उस गाड़ी A को हमें 1 किलोमीटर की दूरी तक पुश करना है और दूसरी गाड़ी को हमें 2 किलोमीटर तक पुश करना है। दोनों का वजन एक बराबर है, कितना है, 50 kg। So we can say that the work done on the cart B is double than the work done on cart A, even though the men are applying the same push on their respective carts। तो इस केस में हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि दूसरी गाड़ी कार्ट B जो है उसको लेकर के ज़्यादा काम किया गया, क्योंकि उसकी पोजीशन में जो डिस्प्लेसमेंट है दैट इज़ 2 किलोमीटर, whereas पोजीशन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट इन दी फर्स्ट कार्ट इज ओनली 1 किलोमीटर, उसमें बस 1 ही किलोमीटर का डिस्प्लेसमेंट हुआ है। तो वहाँ पर काम कम हुआ है, कार्ट बी के साथ में डबल, 2 गुना काम हुआ है। इट इज़ बिकॉज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार्ट बी इज डबल द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार्ट ए इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, कि जिस दिशा में हम बल लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, उस हिसाब से कार्ट ए में डिस्प्लेसमेंट कम हुआ और कार्ट बी में डिस्प्लेसमेंट 2 गुना हुआ। Now one more example, one more situation you have to imagine. So let us consider another situation where
We have cart C and cart D having masses of 100 kg and 200 kg respectively. Let both of them be moved through a distance of 1 kilometer. अब एक दूसरा केस लेते हैं कि ये जो गाड़ी है C और गाड़ी D, इन दोनों का वजन अलग अलग है। C का वजन है 100 kg, उस पर लोड है, और D पर लोड है 200 kg. So here वर्क डन ऑन कार्ट डी. अब क्या हो रहा है कि हम लोग इस दोनों गाड़ियों को 1 किलोमीटर की दूरी तक पुश करते हैं. तो अब यहाँ पर क्या कहेंगे, हियर वर्क डन ऑन कार्ट डी इज डबल देन द वर्क डन ऑन कार्ट सी एज द अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाइड ऑन कार्ट डी इज डबल द अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाइड ऑन कार्ट सी. तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि कार्ट सी का लोड कितना है 100 kg और कार्ट डी का लोड कितना है 200 kg. तो एक गाड़ी का मास कम है और दूसरी गाड़ी का मास ज़्यादा है, 2 गुना है, और दोनों को हम लोग एक बराबर दूरी तक मूव कर रहे हैं, डिस्प्लेस कर रहे हैं. लेकिन दूसरी गाड़ी का वजन चूंकि 2 गुना है, इसलिए वहाँ पर ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा. बिल्कुल, वो भारी है ना, तो हमें ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा. So it is clear then that the work done by a force depends on the applied force and displacement produced by in its own direction. तो इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि जो काम किया जा रहा है उस पर जो फोर्स लगा रहे हैं वो अलग अलग हो सकता है. 100 kg के लोड को डिस्प्लेस करने के लिए हमें कम फोर्स लगाना पड़ेगा और 200 kg के लोड को डिस्प्लेस करने के लिए हमें ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा. A vertical force does not do work on a horizontally displaced object. This is because the displacement of the object in the direction of the force is 0. तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है. यहाँ पर बात हो रही है वो वर्टिकल फोर्स की और हॉरिजॉन्टल फोर्स की, कि अगर कोई चीज़ रखी है और उसको हम बस उठा करके ऊपर ले जाते हैं और वापस उसको नीचे उसी जगह पर रख देते हैं, तो क्या होगा यहाँ पे. और दूसरा केस है कि हमने टेबल के एक कोने पर किसी चीज़ को रखा और उसे उठा करके दूसरे कोने पर रख दिया, तो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल मूवमेंट है. पहले केस में वर्टिकल मूवमेंट है और दूसरे केस में हॉरिजॉन्टल मूवमेंट है. तो यही यहाँ पर कहा जा रहा है कि ये वर्टिकल फोर्स डज नॉट डू वर्क ऑन हॉरिजॉन्टली डिस्प्लेस्ड ऑब्जेक्ट, कि जो चीज़ हमने बाएं से दाएं खिसकाई उसमें अगर हम वर्टिकल फोर्स लगाते हैं तो इसका कोई मतलब नहीं है. इसमें जो फोर्स हमें लगाना है वो हॉरिजॉन्टली लगाना चाहिए. दिस इज बिकॉज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स इज 0. क्योंकि जब हम ऊपर की तरफ बल लगा रहे हैं तो उसमें तो उस चीज़ की पोजीशन चेंज तो नहीं हो रही है ना. अगर वो 1 फुट नीचे है और अब हमने उठा करके 2 फीट ऊंचाई पर उसे उठा लिया तो काम हुआ नहीं, क्योंकि वापस हमें उसे नीचे रखना है. अच्छा, अब इसमें एक छोटी सी एक्टिविटी आपको करके देखनी है कि स्टैंड विथ योर आर्म्स इन फ्रंट ऑफ यू एट योर वेस्ट लेवल विद द पाम्स फेसिंग अपवर्ड्स. हैव योर फ्रेंड पुट ए बुक ऑन ईच ऑफ योर हैंड्स. अपने दोनों हाथ बराबर में कमर के पैरेलल में ऐसे उठाना है. अब दोनों पर अपने दोस्त को बोलिए कि एक एक किताब रख दें. नाउ लिफ्ट द बुक्स टू एंड अबाउट योर शोल्डर लेवल एंड देन लोअर देम बैक. अब उन किताबों को अपने कंधे की ऊंचाई तक उठाना है और फिर वापस उसको नीचे रखना है. ए लेवल नियर योर हेड एंड देन लोअर देम बैक. उसको वापस फिर अपने सिर की ऊंचाई तक उठाना है और फिर उसको वापस नीचे रख देना है. So in which case did you do more work? Justify your answer on the basis of scientific definition of work. तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है. इसमें दोनों जगह यही बताया जा रहा है ना कि एक बार आपको चीज़ों को नीचे से कमर के बराबर तक उठाना है, फिर उसे अपने कंधे के बराबर तक उठाना है और एक बार उसे सिर के ऊंचाई तक ले जाना है. तो सोच करके देखिए. मैं वैसे इसका सॉल्यूशन इसका लास्ट में बताऊंगा कि आखिर इसमें काम हुआ कि नहीं, एज पर साइंटिफिक डेफिनेशन ऑफ वर्क. काम हुआ या नहीं, यही बताएंगे, है ना. अब हमारा जो अगला टॉपिक है दैट इज वर्क एंड एनर्जी.
When we come home after playing, we are tired. We do not feel like doing anything. जब कभी भी हम लोग खेल कूद करके घर लौटते हैं शाम में, तो हम लोग थोड़े थके हुए होते हैं ना। कभी कभी किसी बच्चे को थोड़ी चाय की ज़रूरत होती है, किसी को मम्मी हॉर्लिक्स देती हैं, दूध देती हैं, बिकॉज ही इज़ टायर्ड, ही इज़ हैविंग लेस एनर्जी, वी डू नॉट फील लाइक डूइंग एनीथिंग, एंड इन अदर वर्ड्स आवर कैपेसिटी टू डू वर्क हैज़ डिक्रीज। तो क्या होता है कि हम लोग जब 1.5-2 घंटे खेल लेते हैं तो काम करने की हमारी कैपेसिटी कम हो जाती है, क्योंकि खेलना कूदना भी एक काम है साइंटिफिकली। When we take some refreshment, we feel active and energetic again. और जब मम्मी हमें कुछ नाश्ते में दे देती हैं, नींबू पानी, हॉर्लिक्स, बिस्किट्स वगैरह, तो हम लोग फिर से एक्टिव और इनर्जेटिक महसूस करते हैं। सो इन अदर वर्ड्स आवर कैपेसिटी टू डू वर्क हैज़ इंक्रीज्ड। और जैसे ही ये रिफ्रेशमेंट हम खा लेते हैं तो हमारी काम करने की कैपेसिटी फिर से बढ़ जाती है ना। सो वी कंसीडर द कैपेसिटी टू डू वर्क एज एनर्जी। तो इसी चीज़ को तो हम लोग एनर्जी कहते हैं कि जो कैपेसिटी हमारे अंदर है। मैंने जैसे सवेरे में नाश्ता किया तो मैं 1 घंटे दौड़ सकता हूँ, है ना, या 2 घंटे पढ़ा सकता हूँ, तो ये एनर्जी है। दिस इज द कैपेसिटी। सो दस एनर्जी इज द कैपेसिटी टू डू वर्क। वेरी सिंपल, आपको ये डिफिनीशन याद रखना चाहिए। सो इट इज द एनर्जी स्टोर्ड इन आवर मसल्स that enables a player to throw a ball. The energy is stored in a battery that enables a radio to play music or a toy car to move. The player uses the energy stored in her or his muscles, whereas the radio uses the energy stored in the battery. तो यहाँ क्या हो रहा है कि हमारे मसल्स में जो पावर है, जो बॉल उठाने में, फेंकने में, बल्ले से चौका लगाने में, फुटबॉल को पैर से मारने में इस्तेमाल होता है, दैट इज एनर्जी। और ये एनर्जी कहाँ है? हमारे मसल्स में है। और ऐसे ही एनर्जी होती है बैटरी में। जो बैटरी अगर हम रेडियो में लगा दें, म्यूजिक प्लेयर में लगा दें, तो वो आधे घंटे तक, 2 घंटे तक, 4 घंटे तक प्ले कर सकता है। अगर वो टॉय कार है तो वो टॉय कार को घुमा सकता है। टॉय ट्रेन है तो उस ट्रेन को, पहिए को वो घुमा सकता है। वो बैटरी की जो पावर है, बैटरी की जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है ना। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि एक खिलाड़ी अपने मसल्स की एनर्जी को इस्तेमाल करता है और रेडियो बैटरी में स्टोर की हुई एनर्जी को इस्तेमाल करता है। सो वी रिगार्ड एनर्जी एट प्रेजेंट और स्टोर्ड इन डिफरेंट फॉर्म्स। वी नाउ टॉक अबाउट सम अदर forms of energy. We will talk about what are the different kinds of energy, what are the different forms of energy. तो आगे चल कर के अब हम ये बात करेंगे कि एनर्जी के कितने रूप होते हैं, कितने अलग अलग तरह की एनर्जी इस नेचर में अवेलेबल है या हम जिन्हें ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं। तो इसे हम लोग अगले लेक्चर में कवर करेंगे। फिलहाल मैं यहाँ पर रोक रहा हूँ। तो जल्दी ही हम लोग इस लेक्चर के पार्ट 2 में मिलेंगे। आप मेरे चैनल का नाम याद रखो, इसका नाम है न्यू एज कोचिंग, और इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अच्छा, वैसे मैंने ये जो चैप्टर डिस्कस किया है इसे CBSE, ICSE, बिहार बोर्ड सिलेबस के भी बच्चे पढ़ सकते हैं। वैसे तो मैंने ये जो चैप्टर पढ़ा है, डिस्कस किया है, ये DAV की किताब से है। DAV एक प्राइवेट स्कूल्स में एक रिकॉग्नाइज्ड, एक रिनाउंड नाम है स्कूल्स में। इसके सिलेबस अच्छे होते हैं, किताबें अच्छी होती हैं। ठीक है, तो हम लोग लेक्चर के पार्ट 2 में फिर से मिलते हैं। टेक केयर, बाय बाय।